बस्तर में जब भी बात आती है विकास की, तो सबसे पहला सवाल आता है कि औद्योगिकरण हो। जब भी बात उद्योग की आती है तो सबसे पहला सवाल आता है कि स्टील प्लांट हो। और जब भी बात आती है स्टील प्लांट कहाँ हो, तो सवाल आता है कि उस स्टील प्लांट को बस्तर में उस इलाके में लगाया जाए जहाँ से रेल की पटरियाँ दौड़ रही हैं, रेल दौड़ रही है। बैला ढीला का लोहा जहाँ से निकलकर विशाखापट्टनम के लिए जाता है, उसी राह पर जहाँ पटरियाँ दौड़ रही है, उन्हीं पटरियों से जुड़े हुए इलाकों में औद्योगिकरण के नाम पर स्टील प्लांट की आधारशिला रखी जाए। ऐसे ही एक प्रयास को लेकर के आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, एक दास्तान बताने जा रहा हूँ जो बस्तर के औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ है। आज से 35 बरस पहले ये बात 1990 के दशक की शुरुआती दिनों की है। उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा। मैं उससे जुड़ी कुछ कहानियाँ आपको बताने जा रहा हूँ और इन कहानियों को आप सुन रहे हैं सुरेश महापात्र के द्वारा सीआई न्यूज़ के लिए। 1991 में एक बड़ी पहल बस्तर के औद्योगिक विकास को लेकर हुई और एकाएक एक दिन खबर आई कि बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर मौलीवाटा में SM डाइकेम नाम की एक कंपनी स्टील प्लांट लगाएगी और आनन फानन में 403 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण के कागज तैयार किए गए और वहाँ पर मौलीवाटा डिलमिली समेत कुछ इलाकों को जोड़कर वहाँ पर स्टील प्लांट के लिए भूमि पूजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यकाएक एक दिन सामियाने लगाए गए और वहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने SM डाइकेम के लिए स्टील प्लांट का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन तो हो गया, उसके बाद धीरे 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 सवाल उठने लगा, आदिवासियों के मन में विचार उठने लगा कि गांव हमारा, जंगल हमारे, जमीन हमारी, और यकाएक हमें यहाँ से बेदखल करने की तैयारी कैसे की जा सकती है। और वहाँ से आवाज़ निकली, मावा नाटे मावा राज। तब मौलीवाटा के सरपंच हुआ करते थे गागरा राम, सुलो राम, और बुरुंगपाल के सरपंच थे सोमारू राम। ये तीनों की तिकड़ी को साथ मिला डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा का। डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा अविभाजित मध्य प्रदेश के समय अविभाजित बस्तर जिला के 1965 में कलेक्टर रहे। उन्होंने आदिवासी क्षेत्र के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिसका आज भी जिक्र होता है। विशेष तौर पर आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासियों के अधिकार के लिए उन्होंने शुरू से ही अपनी लड़ाई जारी रखी। वे इस तरह से काम करते थे कि आदिवासियों का उन पर बड़ा भरोसा था। वे मौलीवाटा पहुँचे, वहाँ पर प्रभावितों से बात की और वहाँ से शुरुआत हुई भारत जन आंदोलन की। मौलीवाटा उसका केंद्र बना और उस आवाज़ के बाद बस्तर में दो आवाज़ें आमने सामने हो गई। एक आवाज़ थी उद्योग विरोधियों की और एक आवाज़ थी उद्योग समर्थकों की। उद्योग विरोधियों में वे सारे लोग शामिल कर दिए गए जिन्होंने मौलीवाटा में भूमि अधिग्रहण को लेकर के सवाल उठाया, जो उस समय पीड़ित थे। और उद्योग समर्थकों में वे सारे शामिल हो गए जो ये मानते थे कि बस्तर का यदि औद्योगिक विकास करना है, बस्तर का यदि विकास करना है, तो वहाँ पर स्टील प्लांट या उद्योग की आवश्यकता है। बस्तर का आदिवासी शुरू से ये चाहता था कि बस्तर का औद्योगिक विकास हो, बस्तर का लोहा बस्तर में गले, पर यह काम जो भी करे वो सरकारी हो, निजी नहीं हो। निजी उद्योगपतियों के पक्ष में कभी भी बस्तर के आदिवासी नहीं रहे, क्योंकि निजी उद्योगपतियों से सबसे बड़ा खतरा शोषण का रहा है। और कोई भी निजी उद्योगपति जब भी बस्तर में अपने आर्थिक हितों को लेकर के लड़ाई लड़ता है या प्रस्ताव रखता है, तो उसमें अपने आर्थिक हित देखते हैं।
देखे जाते हैं। यही वजह थी कि एसएम डाइकम का इस तरह से विरोध हुआ कि भूमि पूजन के बाद भी एक भी ईंट वहां पर लगाई नहीं जा सकी। डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा ने मौलीभाटा में जिस जगह पर भूमि पूजन हुआ था वहां पर गुड़ी की पूजा कर दी, और वहां आज भी जब भी माई आती हैं दंतेश्वरी तो मौलीभाटा में बड़ा मेला लगता है। उस मेले में हजारों ग्रामीण शामिल होते हैं और वहीं पर उन्होंने उसकी आधारशिला रख दी कि आज से यह जगह माई जी की है। और वहाँ पर इस तरह से व्यवस्थाएं हैं कि कोई भी व्यक्ति अब उद्योग की कम से कम कल्पना नहीं कर सकता। एकजुटता बड़ी हो गई है। मावा नाटे मावराज का जो मूल उद्देश्य गोंडी का शब्द है, हमारे गांव में हमारा राज। यहीं से शुरुआत हुई जल जंगल जमीन की लड़ाई, यहीं से शुरुआत हुई पेशा एक्ट के पालन की लड़ाई, यहीं से शुरुआत हुई आदिवासी हितों की लड़ाई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बस्तर में औद्योगिक विकास को लेकर के जिस कंपनी ने, एसएम डाइकम ने अपने प्रयास शुरू किए थे 1991 में, वो कंपनी 1996 में दिवालिया हो गई। बताइए, महज 5 बरस में कंपनी का कारोबार बंद हो गया और एक समय के बाद कंपनी की सारी परिसंपत्तियों का बैंक ने अधिग्रहण कर लिया और उसे बेच दिया रिलायंस कंपनी को, चूंकि कंपनी अपने कर्ज को पटाने में कामयाब नहीं रही। इस तरह की किसी कंपनी के नाम पर जमीन और उद्योग के नाम पर यदि हम अपनी पूरी संसाधन, खनिज संसाधन को सौंप देंगे तो उसका हश्र क्या होगा। दरअसल ये सवाल बार बार उठता है। आज मैं बस्तर में औद्योगिक विकास को लेकर के हो रही तमाम कोशिशों के बीच में इस कहानी को इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी बस्तर के औद्योगिक विकास को लेकर के कोई भी प्रयास किया जाए तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि कोई भी कंपनी इस तरह की नहीं हो जिसका भविष्य सुनिश्चित ना हो। क्योंकि आज सरकारें बस्तर के हिस्से की जमीन, बस्तर के हिस्से का लोहा, बस्तर के हिस्से का पानी सौंप तो देंगी, पर उसका परिणाम आगे जा कर के बस्तर के निवासियों को, रहवासियों को, आदिवासियों को, वहाँ की प्रकृति को, वहाँ के पर्यावरण को, सबको भी भोगना होगा। अब जबकि सवाल उठ रहा है कि बस्तर से नक्सलवाद का साया समाप्त हो रहा है, तो ऐसे में संभव है कि आने वाले समय में बहुत तेजी के साथ औद्योगिक विकास की पहल शुरू हो और तमाम बड़े इलाके औद्योगिक घरानों के लिए तलाशे जाएं और उन तलाश में नियमों की अनदेखी न हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।